अच्छा उसको भी बुक पकड़ा दी तुम लोगों ने? बोलिंग ना, 2 मिनट। चलिए आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो बेसिकली लास्ट टाइम की तरह ही हम लोग ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मुझे आपको बस वही दिखाना है कि जो आपका नीट का एग्जाम आता है वो पूरा का पूरा किससे आया है, आपकी एनसीईआरटी से। दो कुछ बच्चों को पता होगा, वो कहेंगे कि अरे एनसीईआरटी से आता है, बट मुझे पता है देयर आर फ्यू अदर स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि पेपर बाहर से आता है। तो ये जो हम लोग एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं पूरा पेपर, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये देख सके क्या सच में पेपर एनसीईआरटी से आता है या हमें एक्चुअली में बाहर का करने की भी जरूरत है, या दोनों 11th एंड 12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे ना आपका चैप्टर क्लास लिखा होगा, यहाँ पे चैप्टर नंबर। तो जैसे ही हम आएंगे आप खोलेंगे, दो मैंने पिक्चर्स भी लगाई हुई है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन अ ह्यूमन, कि कितने वर्टिब्रा होते हैं ह्यूमन, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें। ये देखो, आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ये रहा, ये देखो, ये रहा टॉपिक 17.3, आपको टॉपिक खोलना है 17, और उसमें आपको यहाँ पे ये जो पैराग्राफ, यहाँ पे ये जो बना हुआ है फिगर इसके साइड में, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका थर्ड 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये ना, इस बार पता पेपर में क्या हुआ है, अगर आप देखोगे सारे ये जो है कोड 60 जो है ना वो मैंने लगाया है इसमें, तो कोड 60 में तो पहले सारे 11th के फिर सारे 12th के हैं। ये तो हम लोगों ने किया भी हुआ है, वेरी इजी। क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। लास्ट टॉपिक जो है ना, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस, इसमें भी लास्ट पेज पर है। यस, लास्ट पेज पे यहाँ पे निहाल, ये देखिए मेरी वीडियो में निहाल का नाम है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी आर कॉल्ड, वैसे तो हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, लाइकन्स, व्हिच इज वन। ये रहा, देखो, लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये आपके फिर से किसमें है, एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आए हैं। 5 4 कितने हो गए, 20 मार्क्स का पेपर सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आया है। वेरी इजी, अगेन इसमें बोला है सेल थ्योरी किसने दी थी, आएंगे आप लोग। 8.2 आपका टॉपिक है सेल थ्योरी का, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ लिखा है स्केल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ये एनसीईआरटी में है, ये मैंने एनसीईआरटी का ही पिक्चर लिया है। अगर आपको नहीं मिला कोई नहीं, मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या निहाल। 8 चैप्टर खोलेंगे बेटा, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है कि जिसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा, आराम से खोलते हैं। 8.2 सेल थ्योरी, शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी चैप्टर, सॉरी आंसर क्या है, ऑप्शन 1 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारा कौन से क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, ये आपके कौन से क्वेश्चन है जो अभी परसों नीट आया, रीनीट हुआ है, उसका ही है कोड 60 का। अगेन सेम चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है कि राइबोसोम जो होते हैं 50s और 30s यूनिट के होते हैं, सब यूनिट, दैट इज करेक्ट। ये देखो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी टॉपिक में आप आएंगे, आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं टुगेदर 70s, लेकिन सब यूनिट किसकी होती है 50 एंड 30। फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट। सेकेंड है दे कैन हैव प्लाज्मिड। अब आपका ये जो प्रोकैरियोटिक वाला जो टॉपिक है, मैंने ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे टॉपिक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि मेनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जीनोमिक डीएनए जो होता है उसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड। किसमें है ये, प्रोकैरियोट। सो मतलब कि बी इज ऑल्सो करेक्ट। मीजोसोम्स तो हर साल आता है, पिछली अभी जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, पिछले साल भी आया था, सॉरी मीजोसोम हर साल आता ही आता है, क्योंकि मीजोसोम जो है ना वो प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं होता। सो सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी पे आते हैं दैट दे हैव परऑक्सिसोम। अब परऑक्सिसोम जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में प्लांट सेल बना हुआ है, आपकी बुक में एनिमल सेल बना हुआ है, वहां पे मेंशन है परऑक्सिसोम। परऑक्सिसोम उसी जगह पे ये भी मेंशन है कि ये एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और हमें पता है प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। सो डी नहीं है, ए बी सी जो है प्रोकैरियोट में मिलते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका, ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 18 खोलेंगे आप लोग, क्लास 11 का। क्वेश्चन है कि इसमें से क्या ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट नहीं है। आप अपना टॉपिक खोलेंगे 18.4 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, खोला। इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन स्कल, ह्यूमन ब्रेन,
ऑफ कोर्स ब्रेन किसमें होता है, हमारे स्कल में। स्कल के अंदर ब्रेन जो है उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर, ठीक है। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेटर, थिन मिडल लेयर को हम लोग बोलते हैं एरेक्नॉइड, इनर लेयर जो होती है उसे पियम। तो मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या नहीं होता है, पेरिकार्डियम। तो आंसर आपका हो गया पेरिकार्डियम नहीं होता है। पेरिकार्डियम, ये आपको अगर ये भी होगा ना कि ये पेरिकार्डियम वर्ड कहाँ से आया है, ये भी अगर जो आप अपना सर्कुलेशन वाला चैप्टर देखोगे, हार्ट जो पाउच में होता है ना, सैक लाइक बैग, उस वो पेरिकार्डियम होता है। ये भी आपकी बुक में मेंशन है, जो आपका हार्ट वाला चैप्टर है वहां पे मैं जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि एक्चुअली वहां पे है। तो इवन सारे ऑप्शंस आपके कहाँ से आ रहे हैं अभी तक, एनसीईआरटी से। अभी तक तो सारे वहीं से आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, वही मैंने आपको बोला ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से इस बार बहुत क्वेश्चन आया रीनीट में। ये है आपका क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। माइटोकॉन्ड्रिया की इससे भी आते हैं। इनर मेम्ब्रेन पता नहीं क्यों पसंद है, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे देखो क्रिस्टा बोलते हैं, बट इसमें ये बोला है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, मैट्रिक्स, साइटोसोल, म्यूकस या एक्वस ह्यूमर। ये देखिए, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द, ये आपका मिला आपको बुक में है ना, ये बुक में एनसीईआरटी में देखो, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। इवन फिगर में भी ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स फिल्ड है। तो आंसर इसका क्या हुआ, 1 फर्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग, क्लास 11 सेल 8 अगेन, क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत क्वेश्चंस आए हैं इससे। ओके अभी मैंने आप लोग को कहा था, याद है तुम लोग को मैंने दिखाया था कि भाई देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसे क्या बोल रखा है। अब ये देखो, यही मतलब मैं तो हैरान हूँ कि बच्चों को क्या ही क्वेश्चन दे रहे हैं ये देखो क्रिस्टा, ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हो जिसने नहीं भी पढ़ा है। क्रिस्टा का आंसर क्या होगा, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ए का 2 हो गया, इवन ये लिखा भी है, ये ना ऐसा नहीं है कि इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड, वो आपको मिल गया। ओके सिस्टर्न गोल्गी में होता है, ये देखो दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क सैक्स, और सिस्टर्न गोल्गी में होता है। तो सिस्टर्न का आपका हो गया डिस्क शेप सैक्स इन द गोल्गी पैर। अगर आप फॉस्फोलिपिड देखोगे रिटर्न में भी है, मैंने पिक्चर लगाई है ताकि आपको इजी रहे। देखो ये आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का, और इसमें क्या मिलता है हमें, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड का क्या हो गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन। देखो वैसे मैंने पिक्चर्स तो लगाई हुई हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा में किसके, क्लोरोप्लास्ट। इवन आप जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखो यहाँ पे, ये रहा, इसमें भी है थाइलेकॉइड। तो इसका सी का आपका क्या हो गया, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स भी लिखा है, देखो एग्जैक्ट लिखा है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, है ना। तो बताओ आंसर क्या है, आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर। ए का 2, बी का 4, सी 1, सेकेंड है ना। हाँ तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए। हाँ फिर से वही भाई बहुत आए हैं इस क्वेश्चन इस चैप्टर से। खोलो टॉपिक 8.5.5 प्लास्टेड। ये है क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, कि वो प्लास्टेड जिसमें जेंथोफिल होता है, जो स्टोर करता है जेंथोफिल, उस प्लास्टेड को क्या बोलते हैं। ये देखिए, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन जेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट। बट बाकी आप देखो यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं कि एलिरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं आपके, जैसे पोटैटो एलायो, ठीक है, एलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। बट जिसमें जेंथोफिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। आया है आपकी बुक से ही आया है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। हाँ खोलिए अपना क्लास 11 चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से आया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 4 पॉइंट्स दिए आपको, बताने हैं कि कौन से करेक्ट है। कि पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होता है एनाटॉमिकली एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज करेक्ट। देखो लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, खोला आपने, ये देखिए, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो ए तो हमारा करेक्ट। इट सिक्रेट्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या बच्चे आपने शायद सुना हुआ होगा एफएसएच, ठीक है। क्या ये एफएसएच करता है, ये देखिए, इट स्टिमुलेट, इट रिलीजेस, इट सिक्रेट्स एफएसएच, दैट इज आल्सो करेक्ट। इट सिक्रेट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या ये सिक्रेट करता है, यहाँ लिखा है पार्ट्स इंटरमीडिएट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, सिक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो इट इज आल्सो करेक्ट। इसमें लिखा है इट डज नॉट सिक्रेट प्रोलैक्टिन, बट आपकी बुक में क्या लिखा है कि इट सिक्रेट्स प्रोलैक्टिन। तो डी रॉन्ग है क्योंकि वो सिक्रेट तो करता है। ए बी सी करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट, सेकेंड। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट
चलिए खोलिए क्लास 11 चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें ना दो चीजें हैं, देखो मैंने ये दो पिक्चर्स लगाई हैं। टॉपिक खोलिए 11.9 फोटो रेस्पिरेशन। बच्चे ना बड़े खुश हो जाएंगे कि अरे ये इक्वेशन है तो हाँ भाई ये 3 फोस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे तो हमारे बुक में, या आपको ये लगेगा ये बुक के बाहर से आया है क्योंकि इक्वेशन में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक्स या कुछ एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। देख के तो यही लगेगा ना कि ये तो फिर हमारे बाहर से आया, बट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग है भाई। यहाँ पे RuBp प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पे RuBp प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब ये वो इक्वेशन है ही नहीं। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है कि जो RuBp आपका जो एंजाइम है, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं करता आपके पीजीए में, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच नहीं हो रहा, बाइंड वो हो रहा है ऑक्सीजन से, और एक मॉलिक्यूल बनाता है वो पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट। 3 PGA नाम है, 3 मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहा है पीजीए के, एंड एक मॉलिक्यूल वो किसका बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो आंसर आप 2 कार्बन 2 फोस्फोग्लाइकोलेट, ये सेकंड आपका आंसर है। ना कि ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अरे हमारे में एक इक्वेशन तो थी बट ये तो बाहर से, ये बाहर से आया पेपर, नहीं आया, वो अलग इक्वेशन है, इन्होंने अलग क्वेश्चन अलग पूछा है, बट आया आप, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा अभी में भी आपको ऐसा लग रहा हो कि डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को, एक एक लाइन अच्छे से, बट दो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट जब हम बुक में पढ़ेंगे आराम से क्लास में पढ़ेंगे तो हम हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है वो क्वेश्चन आएंगे अभी, तो आप उनका बहुत ईजिली आंसर दे पाओगे। जैसे कि मैं तुम्हें बार बार बोलती रहती हूँ ना कि रेडियल सिमेट्री किस में होती है, रेडियल सिमेट्री किस में होती है, टीनोफोरा में होती है, सीलेंट्रेट में होती है, और एक और है किसमें होती है, एकिनोडर्मेटा में। हम लोग बार बार करते रहेंगे, है ना, तो वो आपको हो जाएगा, बट आया तो एनसीईआरटी से है ना सारा पेपर। नेक्स्ट पे आते हैं, वही, अरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वेरी इजी, बिल्कुल डायरेक्ट आया, खोलो एक बार प्राइम्स, सेकंड क्वेश्चन आया ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी एक लाइकन वाला आया था। देखो भाई क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लास, लास्ट पेज ही है निहाल। देखिए भाई मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये रखा प्राइम्स में कितना, ये देखो अगेन आप बिना देखे बता पाए ना, बिना पढ़े, क्योंकि हमने ये चैप्टर किया हुआ है। अगेन ऐसा तो नहीं कि आपको पूरी एनसीईआरटी की लाइन लर्न करनी पड़ रही है, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको वो याद है। तो लिखा है कि भाई प्राइम्स कॉज करते हैं मैड काउ डिजीज, क्योंकि हमने इतने उससे पढ़ा था कि वो हाँ ह्यूमंस में भी करते हैं, सीजेडी जो होता है, तो इसका आंसर 1 है प्राइम्स, वेरी इजी। नेक्स्ट क्लास 11 के बच्चे खोलेंगे चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यहाँ पे बोला है कि विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर, ठीक है, इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सेंटर PS1 P700। भाई फोटो सिस्टम 1 में वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर है, ठीक है, वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए, ये लिखा आपकी बुक में क्लोरोफिल ए, कि भाई हाँ PS1 में क्लोरोफिल ए होता है जिसकी एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर होती है, इसीलिए उसे P700 बोलते हैं, जबकि PS2 की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कौन से पे करता है, P680 नैनोमीटर पे, इसलिए उसे P680 बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या हुआ फिर, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट पे आते हैं, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉग वाला है भाई, ये फ्रॉग वाले चैप्टर में से है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैं वैसे भी पता है, फ्रॉग किससे रिस्पायर करते हैं, बस इन वाटर, हाँ वाटर में किससे रिस्पायर करते हैं, वो स्किन से, लंग्स से नहीं, लंग्स से तो वो टेरेस्ट्रियल पे करते हैं जब होते हैं, ठीक है, इन वाटर फ्रॉग्स रिस्पायर यूजिंग स्किन, ये रहा आपकी बुक में भी मेंशन है कि फ्रॉग, ये तो वैसे भी पता है कि फ्रॉग 2 तरह से सांस लेते हैं, लंग्स से एंड स्किन से। पानी में वो यूज करते हैं स्किन को, उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट लैंड पे ना स्किन एंड लंग्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह यूज करेंगे, रेस्पिरेशन बाय लंग्स को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट पानी में वो स्किन से सांस लेते हैं, ये आपको याद रखना है, और ये बहुत इजी कि आंसर इसका क्या हुआ आपका 1 स्किन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लास 11 चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट खोलेंगे। इसमें इन्होंने सिंपली पूछा है कि ये जो बोन्स होती हैं लोअर लिम्ब की, उन्हें सीक्वेंस पे लगाना है कि सबसे पहले कौन सी बोन है, फिर कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। खोल लो आराम से, टेक योर टाइम। आगे आगे थोड़ा सा निहाल, और आगे और आगे, यस, लोअर लिम्ब ये वाला जो हमारा पैर होता है, नीचे पैर है उसकी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी बोन है वो कौन सी होती है, फीमर, जो हमारी थाई बोन होती है, फिर यहाँ नी में जो होता है पटेला, फिर आपकी टिबिया, फिबुला भी होती है, इन्होंने दिया नहीं है, और फिर आपको मिल रही है यहाँ पे टार्सल्स। बताओ कौन सा आंसर है, फीमर, पटेला, टिबिया एंड टार्सल्स, क्योंकि देखो फीमर के बाद टिबिया नहीं आ सकता, क्योंकि पटेला बाद में नहीं आ सकता, ठीक है, पटेला पहले नहीं आ सकता, नी हमारा ऊपर नहीं है, ठीक है, फीमर के बाद सीधा टार्सल नहीं आ सकता, टार्सल हमारे नीचे जो है उस वहां पर एकदम, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसका, थर्ड। तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ आया कि हमें फिगर्स भी करने हैं, करना एनसीईआरटी अच्छे से, आप डरो मत कि अरे एनसीईआरटी इतनी सारी कैसे पढ़नी है, बट ये तो देखो कि अब आपको सिर्फ 2 ही बुक पढ़नी है जो ऑलरेडी 11th-12th में आपने पढ़ी हुई है, या जो अभी 11th-12th में है आप लोग की तरह, वो अभी से अच्छे से पढ़ के चलेंगे, है ना।
नेक्स्ट पे आते हैं, फाइलोटेक्सी चैप्टर नंबर 5 खोलिए, क्लास 11 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। फाइलोटेक्सी का टॉपिक खोलेंगे 5.3.3, डायरेक्ट देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट, फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ये रहा कि भाई लीव्स के अरेंजमेंट को फाइलोटेक्सी बोला जाता है। आंसर आपका क्या हो गया? 1, फर्स्ट आंसर हो गया। सिंपल, कुछ ऐसा नहीं है। अभी ये तो, और अभी देखो कोई ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं इसको डिफिकल्ट कैसे बोल दूं? आप लोग कह रहे थे ना मैम हम डिसाइड करेंगे कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। आप बताओ कि ऐसा तो कुछ नहीं आया ना कि कोई घुमा के ही क्वेश्चन आ गया या कुछ। आ तो एनसीईआरटी से भी रहा है, बहुत डायरेक्ट आया है। टॉपिक्स ये भी तो नहीं है बहुत ही अंडर, बहुत ही ऐसे मिड से आ रहे हैं। तो आप खुद ही डिसाइड करना आफ्टर की सच में पेपर ईजी आया है या डिफिकल्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। ये आया है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पता है ये जो टेबल्स है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला, प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, इसके कुछ टेबल्स है, हर साल उसमें से नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। ये 100% फिक्स है। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें से भी आया था, 2025 में भी आया था, 24 में भी आया था। हर साल इन टेबल से एक क्वेश्चन आना 4 नंबर का फिक्स है। चलो भाई खोलो, सबसे पहले आते हैं। चलो इस टेबल में जैसे कि है कॉनकैनावलिन, कॉनकैनावलिन का काम क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कॉनकैनावलिन एक लेक्टिन। तो सी का आपका डायरेक्ट। एंटीबॉडी क्या करती है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट इन्फेक्शन या फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट, एंटीबॉडी का है ये फर्स्ट है आपका। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा क्या है? GLUT4 जो है इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, सो डी का 3। नाउ स्टार्च, ये भी मेंशन है। हाँ, ये देखो पॉलीसेकेराइड वाला जो टॉपिक है उसमें आपके मेंशन है कि सेलुलोज एक होम्योपॉलीमर है, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांटेशन। वैसे भी हमें पता है कि प्लांट कैसे स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को, स्टार्च की फॉर्म। तो एनर्जी स्टोरेज, यहाँ पे लिखा भी है कि एनर्जी स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। सो स्टार्च का है आपका सेकंड। आंसर क्या हुआ? ए का 2 है, बी का 1, सी 4 है ना। सेकंड आपका आंसर आया है पूरा। देखो इसमें ये टेबल में आता है हर साल, ये रूल है, मतलब आएगा ही आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, 90% टाइम तो आता ही आता है इन टेबल्स में से। बायोमोलिक्यूल्स के आप लोग देखोगे बहुत क्वेश्चन है, सिर्फ 1-2 नहीं आए हैं क्वेश्चन। ये तो तुम लोगों का जो हम डिस्कस कर ही रहे थे, ये तो खुद ही बता दो। चलो भाई, क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। स्टेटमेंट 1 है कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कि कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से जा रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है लेकिन जा हमेशा सेंट्रल एक्सिस से रहा है, तो वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। क्या वो रेडियल सिमेट्री होती है? यस, ये आपकी बुक में भी लिखा है एग्जैक्ट। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड, so that is correct। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट। चल, स्टेटमेंट 2 कहती है कि फाइलम एकिनोडर्मेटा में अडल्ट्स और लार्वा दोनों में ही रेडियल सिमेट्री होती है। यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि एकिनोडर्मेटा, यहाँ भी लिखा है एकिनोडर्म्स में रेडियल होते हैं, दैट इज करेक्ट। बट आप जब फाइलम एकिनोडर्मेटा पे आएंगे तो देखेंगे कि अडल्ट में तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं अडल्ट्स, लेकिन जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सो स्टेटमेंट 2 आपकी रॉन्ग। आंसर क्या होगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब हम जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ये आपके स्कूल के टीचर्स भी देंगे, तो आपके स्कूल में एग्जाम होंगे उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन देखो, मैंने आप लोग को कहा है ना कि चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से कितने क्वेश्चन आए हैं, हम खुद ही देख रहे हैं। इससे लास्ट अभी जो नीट कैंसिल हुआ था उसमें भी एंडोमेम्ब्रेन से क्वेश्चन आया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एंड लाइसोसोम वैक्यूल्स। किसमें है बताओ ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम आपका फर्स्ट आंसर है। इसमें क्लियरली लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, तो पेरोक्सिसोम नहीं है, तो जिसमें भी पेरोक्सिसोम है वो तो है ही नहीं, है ना। इवन क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब तो है ही नहीं। तो आंसर आपका क्या हुआ? फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अभी तो और भी हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के, अभी खत्म नहीं हुए। हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि कितने मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के हमें चाहिए आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कि अगर आपके पास 206 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, तो पायरुविक एसिड के कितने बना सकते हो? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? देखो यहाँ पे कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं? 6 कार्बन है, 1 ग्लूकोज है। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये बोला हुआ है कि 6 कार्बन है, ग्लूकोज यहाँ पे एक ही है, इंटेलिजेंट। और यहाँ पे देखो कितने पायरुविक एसिड बन रहे हैं? 2 लिखा है ना, 2 into, तो मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके कितने पायरुविक एसिड बन रहे हैं? सॉरी, 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। तो अब मुझे आप बताइए
206 ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 206 इंटू 2, क्वेश्चन जो है ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, 412। 206 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 412। तो आपके 206 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे पायरुविक एसिड? 412। इस ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये याद हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक। बहुत इजी आया है, उन्होंने तो ये एंजाइम्स का कुछ पूछा ही नहीं है। यहाँ से आता तो डिफिकल्ट, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ा है। अगर तुम लोगों को याद हो फ्लो चार्ट पढ़ा था सीबीएसई में, भाई ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनसीईआरटी में है आप लोगों के ये सारा। ये तो डायरेक्ट है बिल्कुल, ये एक्चुअली 10th बेस्ड है। अगर आपसे चलो एंजाइम वगैरह का पूछते तो मैं बोलती कि पेपर डिफिकल्ट आया है, क्योंकि वो बच्चे कुछ को याद नहीं रह पाता। अगर तुमको ये भी याद नहीं है तो फिर तुम पढ़े नहीं हो, उसका मतलब। फिर मत चिल्लाओ कि पेपर डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट है। नेक्स्ट चैप्टर 13 खोलेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लास 11। ये भी आया था जो अभी कैंसिल हुआ था। जिन बच्चों ने कैंसिल वाला पेपर किया ना, उनका रीनीट बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि वही टॉपिक से आया। ले देखे इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो हर्बिसाइड की तरह यूज किया जाता है? टॉपिक खोलेंगे 13.4.3.1 ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हाँ, ऑक्सिन, पार्थिनोकार्पी, ये सारा देख लो। बट दे आर वाइडली, ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड 2,4-D, जो किल करते हैं डाइकोट्स को। तो आंसर क्या हुआ इसका? 2,4-D। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, क्लास 11 चैप्टर 3। जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो होते हैं, क्या स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। और यस, ये लिखा भी हुआ है आपके जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक देखोगे कि द मेल एंड द फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इन जिम्नोस्पर्म में सीड्स कवर नहीं होते। जिम्नोस्पर्म तो फेमस ही इसीलिए है कि नेकेड सीड्स कवर नहीं होते। ये लिखा ही हुआ है उनके कि सीड्स आर नॉट कवर्ड, आर नेकेड। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आंसर क्या हुआ आपका? कहाँ है? तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आपका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट ये बताओ, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 से कैसे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं? चौथा क्वेश्चन है चैप्टर 2 का भाई, नहीं थर्ड। बहुत क्वेश्चन आए हैं इस बार चैप्टर 2 से। ये देखो कोकाई शेप यहाँ पे भी लिखी हुई है कि शेप्स के हिसाब से, कि कोकाई शेप स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल कोकाई शेप। रोड शेप बेसिलाई होता है, ये यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो रोड शेप बेसिलस या बेसिलाई। ओके, कॉमा शेप यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ बन भी रहा है विब्रियो, यहाँ पे लिखा है ना। तो कॉमा शेप विब्रियो, स्पाइरलम जो होता है आपका स्पाइरल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा डायरेक्ट, बिल्कुल ही इजी। इवन फिगर ये तो सभी बच्चों को याद रहता है जब करते हैं। याद है आपको? तो आंसर क्या हुआ इसका? ए का 2, बी का 4, सी 1 या डी 3, फोर्थ आपका इसका आंसर है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। किसी को नींद आए तो बता देना, बताऊंगी उसके। हाँ भाई, क्लास 11 खोलेंगे, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पिछली अच्छा आपको पता है जो भी नीट कैंसिल हुआ उसमें भी सोलेनेसी फैमिली का ही आया था, बस उन्होंने इसमें ना फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया था, इसमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, उसमें इसका फ्लोरल फॉर्मूला आया था सोलेनेसी फैमिली का। यहाँ पर है निहाल, देखिए ये वाला उस पेज पे। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन से फीचर्स जो है सोलेनेसी फैमिली के हैं, बताओ भी, तुम देख के बताओ। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, करेक्ट। ये देखो बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, ये है या नहीं है? तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं और यूनाइटेड होते हैं, ये देखो 5 सेपल्स यूनाइटेड, करेक्ट। एंड्रोशियम में 5 स्टेमेंस होते हैं। एपिपेटलस, इनके मीनिंग जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी कि एपिपेटलस क्या है, ये सारा अभी हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये डिस्कस करें कि पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है और आंसर्स क्या है। तो है 5 स्टेमेंस और एपिपेटलस, करेक्ट। ओवरी इंफीरियर होती है? नहीं, ओवरी क्या है? सुपीरियर। सो डी रॉन्ग है। आंसर बताइए क्या है? ए बी सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, तुम लोगों को बोलूंगी तुम लोग करके दिखाओ मुझे। नहीं, ये तो मैं ही बता देती हूँ। ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, हाँ ये थोड़ा सा आया था। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का, क्लास 11 का ही है। सिलेक्शन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता लगा कि कैसे एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है धीरे धीरे। तो आपको उसके लिए ना ये जो टॉपिक है ना 11.2 में अर्ली एक्सपेरिमेंट, ये अच्छे से आना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या पता लगा, उसके बाद हमें क्या पता लगा, उसके बाद हमें क्या पता लगा। तो सबसे पहले ना ये जोसेफ प्रिस्ले थे ना, उनकी वजह से हमें ये पता लगा था कि एयर का रोल होता है इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। रोल ऑफ एयर सबसे पहले पता लगा था। तो इसमें से आंसर तो हमें पता लग गया, क्या है फिर? सेकेंड।
उसके बाद हमें क्या पता लगा था, हमें ये पता लगा था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये हमें बताया था जैन इंजन हाउस ने, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के वही क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। उसके बाद हमें पता लगा था कि जूलियस वॉन सेक्स ने बताया था हमें कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके बाद हमें क्या पता लगा था, उसके बाद हमें पता लगा था कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ना, कि क्लोरोफिल की वजह से वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं सनलाइट को, हमें ये पता लगा था। हाँ, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा है कि हाँ इजी से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा है, वो हार्ड ये है क्योंकि इसमें ना ये डायरेक्ट नहीं है। जैसे आप लोग कह रहे थे ना हम डिसाइड करेंगे कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है, अभी तक सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे एनसीईआरटी के। अगर आपको वो भी डिफिकल्ट लग रहे तो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, भाई नेशनल लेवल एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जो थोड़ा अलग है। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड, रोल ऑफ एयर, फिर हमें ऑक्सीजन का रिलीज का पता लगा, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगे ना, उसमें हम ऐसे ही लिखेंगे कि जो आपके दिए हुए हैं टॉपिक, उनको हम पोस्टुलेट्स में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे जो आप लर्न कर सको। होगा उसमें एनसीईआरटी का ही, उसमें ऐसा नहीं होगा मैं तुमको इधर का उधर का पता नहीं क्या क्या बताई जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। खोलेगी क्लास 11 चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगेन पूरा आपकी एनसीईआरटी में है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होते हैं एसएएन मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड से एक ह्यूमन में पर मिनट कितने होते हैं, 70 to 75 पर मिनट, है ना। सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट आपका आया है। अभी तुम लोग डर मत जाना भाई ओहो पूरी एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, बट एनसीईआरटी ही तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ और करना पड़ रहा है आपको। नेक्स्ट, कितनी केल्विन साइकिल के टर्न लेने पड़ेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, नो यहां पे लिखा है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स होते हैं केल्विन साइकिल के। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टर्न, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18, है ना। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न्स लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक केल्विन साइकिल में ना एक टर्न में एक कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक केल्विन साइकिल में एंटर करती है। तो पूरा एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार केल्विन साइकिल हो रही है, 3 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 × 3, आंसर आपका हो गया 480। नेक्स्ट देखो भाई, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन चैप्टर 15 क्लास 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये एक पैराग्राफ है, इसी में से आपको दिया हुआ है, ब्लड क्लोटिंग पे आया है, ये नहीं आया था पिछली बार, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। कि ब्लड कोगुलेट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, यस आपका ब्लड सिर्फ तभी क्लोट होना स्टार्ट करता है जब इंजरी हो, ये लाइन लिखी भी है कि ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा, करेक्ट। ब्लड क्लोट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन्स, ये भी लिखा है, इट इज अ क्लोट और कोगुलेशन फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स बोलो या फाइब्रिन्स जो भी बोलो। ये फिब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, ये भी करेक्ट है। देखो फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस। अगर थर्ड करेक्ट है तो फोर्थ इनकरेक्ट अपने आप ही होगा। ये क्वेश्चन तो वैसे भी इजी है कि 2 होंगे, ये ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है ना आपकी। ये कह रहा है फिब्रिन फिब्रिनोजन से बन रहा है, ये कह रहा है फिब्रिनोजन फिब्रिन से बन रहा है, एक तो गलत होगा ही होगा। सो इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ। तो आपका जो आंसर है वो क्या है एक्चुअली में, फोर्थ, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। फोर्थ इज द आंसर कि नहीं, फिब्रिन कन्वर्ट प्रोड्यूस होता है फिब्रिनोजन से, फिब्रिनोजन प्रोड्यूस नहीं होता फिब्रिन से, लिखा है ना, fibrins are produced by the conversion of inactive fibrinogens। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग, ओह लिविंग वर्ल्ड फाइनली चैप्टर। इसके बताओ, मैं हैरान हूं, मैं इसके एक क्वेश्चन आता था कई बार तो एक भी नहीं आता था, इस बार इससे 2 क्वेश्चन आए चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से 3 आए हैं, बहुत इजी पेपर आया। बताओ इसका, बताओ देखकर, इजी है। मैंजीफेरे मैंगो का बता दो, सारा बताओ मुझे। ओके चलिए देखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका ये तो हमें पता है, मैंजीफेरा जीनस होता है, बी का 5 है फॉर श्योर। फैमिली क्या है इसकी, एनाकार्डियेसी, ए का 3। इसका क्लास क्या है, डाइकोटिल्डन, ठीक है। इसका फाइलम तो हमें, फाइलम हो गया, ये हमें पता है प्लांट्स में डिवीजन होती है, बात एक ही है, एंजियोस्पर्म होता है। और इसका ऑर्डर क्या है, सेपेंथे। तो A3 एक ही है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। बट आया भाई, ये तो मैंने आप लोगों को शायद याद भी होगा, मैंने लिखवाया भी था जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, ये टेबल मैंने बनवाई थी, क्योंकि आपके सीबीएसई हो चाहे नीट हो, आने के चांसेस रहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप स्कूल का पेपर दे रहे हैं या आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं नीट का, उनमें ना कभी भी ऐसा नहीं है बच्चे पता नहीं कौन कौन से साइंटिफिक नेम याद रख लेंगे कूल बनने के लिए क्लास में। मेरे को अनियन का पता है, मुझे इसका पता है, मुझे फलाना पता है, कोई जरूरत नहीं है सबकी फैमिली याद रखने की, सबका जो आपके कोर्स में, जो आपके एनसीईआरटी में वो भी याद रख लोगे, बस वही शुक्र है भगवान का,
मैं तो वही काफ़ी है। तुमको अगर एनसीईआरटी वाला याद है मेरे लिए बेस्ट है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही किसका आ गया फिर से, लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का। बताओ भाई, असेंडिंग, असेंडिंग पहले सबसे छोटा क्या होता है? फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। बता दो सबसे पहले जीनस, नहीं सॉरी, सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर उसके बाद क्या आएगा? फैमिली, फिर आएगा ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो जी 2 में है, जी के बाद हमें ए चाहिए, फिर हमें ई चाहिए, सी बी डी एफ फर्स्ट। वेरी इजी, बिल्कुल ये तो बहुत इजी है। पता नहीं तुम लोग को अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या निहाल? आपको बताना जरा, सच में ही ऐसे ही नो बोल रहे हो कि मैं पूछ रही हूँ? और आपको, या आपको ये लग रहा है कि पढ़ना तो पड़ेगा? देखो पढ़ना तो पड़ेगा, नो भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, पढ़ना तो पड़ता है। इससे सेम सेम इसी तरह का क्वेश्चन अभी जो कैंसिल हुआ है सेम आया था, एग्जैक्ट सेम। बस उन्होंने एग्जाम्पल दूसरे दे दिए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 5 क्लास 11 का है, प्रेजेंटेशन का है, आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है पी, ओके ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल टमेटो, पी का 2 है। पेराइटल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है आर्टमॉन, पेराइटल, ओके एंड, है ना? हाँ, और ये जो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है उसका एग्जाम्पल रोज है। बताओ आंसर, A4 है, B2 आपका, C1 एंड D3, दैट मीन्स फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो इसका आपका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। अरे वेरी इजी, पहली बात तो और किसी की क्लास मेंशन ही नहीं है। इट्स टेरिडोफाइटा, जो प्लांट किंगडम चैप्टर 3 क्लास 11 में है कि स्फेनोसीडा जो है किसकी क्लास है? ये आया भी था हम लोगों ने जब डिस्कस किया था। यस, टेरिडोफाइट्स। तो आंसर इसका है फोर्थ, टेरिडोफाइट्स, इसका आंसर आपका फोर्थ है। नेक्स्ट इजी है। Photosynthesis in higher plants, class 11, chapter 11, which of the following statement regarding photorespiration, जो अभी हमने फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन एक और आया था, इससे एक और क्वेश्चन आया है, करेक्ट है? क्या ये C3 प्लांट्स में नहीं होती? ये गलत है, C3 प्लांट्स में होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। यही हमने देखा था ना कि फोटो रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेंगे? रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है इन्होंने, कि यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कहीं तो लिखा है, ये रहा, बाइंड्स विद 2 मॉलिक्यूल रिलीज, इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं होती, ऑक्सीजन क्या जनरेट होती है? नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे रेस्पिरेशन हम लोग सांस ले रहे हैं, पूरा हमारे में रेस्पिरेशन हो रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है फोटो रेस्पिरेशन में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी, ये तो हमें पता है। क्या फॉस्फोग्लाइकोइड बनता है? अभी हमने वहां पे भी देखा था ना कि एक्स वाला जो था क्वेश्चन आया है ना, एक्स वाला सेम क्वेश्चन ये आया है। अगर किसी को वो आता है तो ये भी आता है। ये देखो कि एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल किसका बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। सी इज करेक्ट। क्या एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं? इसमें तो यूज होंगे। नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ही करेक्ट है। कोई एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनते, लिखा है देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच, सो दैट मींस डी इज आल्सो करेक्ट। आंसर कौन सा है फिर आपका इसमें? सेकंड, सी एंड डी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट इसमें। अगेन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से बहुत क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, और हर बार आते हैं। बायोमॉलिक्यूल से आए थे पिछली बार, इस बार इससे आ गए भर भर के। क्लास 11 चैप्टर 8 द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आया है। एसईआर जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, हमें पता है एसईआर को एसईआर स्मूथ इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि उनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, आरईआर में होते हैं राइबोसोम। तो क्या उनके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं? ये देखो, राइबोसोम किसके सरफेस पे अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये तो रॉन्ग है। इट इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये देखो यहाँ लिखा है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, करेक्ट। बट अब और देख लेते हैं, इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? नहीं, ये आपको हमेशा याद रखना है, जहां भी राइबोसोम होंगे ना वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? आरईआर में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आरईआर जो है इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस। रॉन्ग। और ऑफ कोर्स इट इज नॉट द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हुआ इसका? सेकेंड, इट इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नेक्स्ट, अगेन क्लास 11 चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वेरी वेरी इजी, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट? इंसुलिन वाली है ये। पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। देखो पेनक्रियाज में 2 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागन, बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। इन्होंने लिखा है
कि अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागन, करेक्ट, ऑफ कोर्स इसी में से आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागन, अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, दोनों तो सिक्रेट नहीं करते। तो हमें पता है अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागन, ये गलत है, ये सही है कि बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। तीसरा है कि ग्लूकागन जो है ग्लाइकोजेनोलिसिस में काम स्टिमुलेट करता है, ये यस। सो इसका इनकरेक्ट है सेकंड। सो आपका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, पूरा एनसीईआरटी से आया है। नेक्स्ट पे आते हैं, जीनस। फिर चैप्टर 1 का तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा, हद हो गई है यार, इतना इजी पेपर। ये एक्चुअली चैप्टर 1 के कभी 3 क्वेश्चन नहीं आए, एक मैक्स 2 आते हैं चैप्टर 1 से, इतना हाई नहीं, हाई वेटेज वाला भाई, बच्चे पढ़ते ही नहीं है चैप्टर 1 तो। 12 नंबर का हो गया। जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ थर्ड, ये हमें पता है कि जीनस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, वेरी इजी। नेक्स्ट, तो बेसिकली आपको समझ आया इस सारा, तुम बेचारे बच्चे इतनी देर से बैठे हुए हो, तुम किस लिए बैठे थे, यही बोलने के लिए कि देखो भी एक्स्ट्रा बुक कुछ ऐसा नहीं होता, एनसीईआरटी अच्छे से करनी होती है। एक्स्ट्रा बुक का वो यूज करो जिसमें एनसीईआरटी का मटेरियल उन्होंने पॉइंट्स में अलग अलग पीवाईक्यूज कर लो या क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया है। अननेसेसरी नॉलेज तुम दुनिया भर का ज्ञान लेके करोगे क्या, लिमिटेड जो बुक है ना उतना ही याद रख लो, क्लियर हो जाएगा पेपर। और वही जो मैंने आप लोग आपको भी बोला, आप सभी को मैं बोलती हूँ कि नीट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, 360 में से 330 तुम ले ही आओगे, बायो में अच्छे से पढ़ लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लाना इतना, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना फिर वो नहीं रहता ना कि भाई हाँ बहुत अच्छे लाने ही लाने, मैं तो कह ही नहीं रही, तुम हो नहीं ना वो 710 वाले तो नंबर लाओगे ही नहीं, क्या ले आओगे, आप तो दे ही नहीं रहे हो। ये वाला क्वेश्चन देखो हमने किया था, बताना आंसर। प्लास्टिडेड स्टोर्स है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे कुछ भी, mad cow disease is caused by, and this one endomembrane system includes एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी पेरिटस, नाइजोसोम। देखा, बैठोगे तो कुछ तो फायदा ही होता है, और याद, और आप लोग को अब याद भी रहेगा कि ये क्वेश्चंस आए थे हमेशा। मुझे लगता है पीवाईक्यूज बेस्ट होते हैं, पीवाईक्यूज यू शुड लर्न एंड यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस, नॉट लर्न, यू शुड प्रैक्टिस। समझ आया, आएगा मैडम एनसीईआरटी से। आपको भी याद है, मैंने आपको भी बोला था ना निहाल, इन लोगों को तो मैंने खैर पहले भी बोला ही हुआ है कि आता आपका हमेशा एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी, हाँ, गाइडेंस आपको मैं जो दूंगी वो कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। देखो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लर्न तो करना पड़ेगा, मेरा काम होता है आपको टॉपिक समझाना, आपको ये बताना कि बेटा ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, यहाँ से आता है, और भर भर के टेस्ट देना तुम लोगों को, जो कि आज है प्लांट किंगडम का, है ना। आपका प्लांट किंगडम का टेस्ट आपका नहीं, आप तो घर चली जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भी मैं पूछती हूँ सर से, अगर है टाइम तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़, ठीक है। मैं एक बार पूछ के आती हूँ।